है एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। पूरी किताब के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज लेकर के आ चुके हैं, जिसमें ये हमारा पार्ट 1 होगा। इस वीडियो में मैं 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में 100% पूछे जाते हैं। हर साल ये आने वाले प्रश्न हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़ करके आपके एग्जाम में नहीं जाना है, ठीक है। 100% ये पेपर में आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जल्दी याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें परिभाषा पूछा गया और इसका मात्रक पूछा गया है, ठीक है। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना, तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति जो होती है, इन दोनों के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आप इस तरीके से इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं, आपके पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका सूत्र लिखिए और इस सूत्र से आप इसके मात्रक की निष्पत्ति कर सकते हैं, निगमन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सूत्र होता है, यानी कि वेक्टर ई से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर होता है हमारे पास बल अपान में क्यू नॉट यानी आवेश, ठीक है। तो बल जो होता है वेक्टर एफ से प्रदर्शित करते हैं और नीचे हमारे पास क्यू नॉट आ जाता है। तो ये जो बल और क्यू नॉट यानी कि बल और आवेश के बीच जो अनुपात होता है ना, इसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका मात्रक अगर निकालना चाहें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, नीचे हमारे पास क्यू नॉट आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकल के आ जाता है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फटाफट सारे क्वेश्चन को तैयार करते हुए चलिए। बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में मैं सारे प्रश्नों को लेकर के आ चुका हूँ उनके आंसर के साथ, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, संधायित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। संधायित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला प्रश्न है। तो किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो क्या पता कि किस सेट में आपको देखने को मिल जाए, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके उत्तर की बात करें तो इसमें आपको लिखना है, किसी संधायित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। जो संधायित्र की धारिता होती है ना, किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, आवेश और विभवांतर के जो अनुपात होते हैं इसके बराबर होता है संधायित्र की धारिता। यहाँ पे आप इसको सूत्र द्वारा समझ सकते हैं। संधायित्र की धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं और सी बराबर क्यू अपन में भी होता है। क्यू यहाँ पे आवेश है और भी जो है विभवांतर है, ठीक है। तो इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, संधायित्र की धारिता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। फटाफट जल्दी हम सारे प्रश्नों को बताएंगे आपको, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जल्दी से प्रश्नों को तैयार कीजिए, और भी सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे पास है, सेल की आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो सेल क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इसके बारे में आपको जान लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आंसर में आपको लिखना है, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, ठीक है। तो सेल के बाहर किस तरीके से धारा बहती है, उसके अंदर जो होती है उसमें विपरीत धारा बहती है, ठीक है। तो जैसे सेल के बाहर बहती है उसके विपरीत उसके अंदर बहती है। इस प्रकार सेल के दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रवाह होता है ना, और इसमें जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अंदर बहने वाली धाराओं का जो अवरोध करता है, रोकता है, उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 4 है, धारा घनत्व, जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में लिखिए तथा बीमा सूत्र बताइए, ठीक है। तो बीमीय सूत्र भी इसका बताना है और इसका जो है मात्रक लिखना है, हमें एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक लिखना है, ठीक है। धारा घनत्व क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। जो धारा घनत्व होता है उसको समझिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं, ठीक है। किसी एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत जो गुजरने वाली धारा होती है उसे हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, याद रखना है आपको, ठीक है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, और इससे बेस्ट न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो खैर न्यूमेरिकल की जो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें ऐसे न्यूमेरिकल बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं और जे बराबर आई अपॉन में ए, जो इसका फार्मूला होता है निकल के आता है। आई को हम वैद्युत धारा कहते हैं और ए को हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात किया है तो एकांक क्षेत्रफल कहते हैं, ए को हम कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए इसके मात्रक के बारे में बात किया गया है कि एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक पूछा गया है। तो एमकेएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कैसे हमने मात्रक निकाला, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आई है इसे धारा कहते हैं और धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, तो एम्पियर हमने लिखा बटा में नीचे जो हमारे पास है ए है यानी एरिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो एम्पियर प्रति में मीटर स्क्वायर जो होगा इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बीमा की बात करें तो बीमा इसकी हो जाएगी m0 l के पावर -2 t के पावर 0 और a के पावर 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे धारा घनत्व की परिभाषा समझा, सूत्र समझा और इसका मात्रक और इसकी बीमा, सारी चीजें इसमें हमने समझ लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है इसे हमें बताना है। इसका उत्तर लिखिएगा, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को हम चालक की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। जब भी हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व की बात करेगा और इन दोनों के अनुपात की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध की उत्पत्ति होगी। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा जब भी लिखने के लिए आएगा आप याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो आपके पूरे अंक मिल जाएंगे इस प्रश्न में, ठीक है। तो ये जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर ई अपन में जे होता है, जहां पे ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जे जो है हमारे पास धारा घनत्व है, ठीक है, धारा घनत्व है। तो आशा करता हूं ये 5 प्रश्न यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। जिस भी तरीके की वीडियो भी आप पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉरेंज बल क्या है और इससे संबंधित किसी अन्य तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लॉरेंज बल क्या होता है बेसिकली इसको समझते हैं। लॉरेंज बल क्या है, यहाँ देखिए उत्तर में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होता है गति में इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगता है ना उसे हम कह सकते हैं लॉरेंज बल कहलाता है, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, यदि क्यू आवेश बी वेग से चुंबकीय क्षेत्र को हमने वेक्टर बी से प्रदर्शित किया है, वेक्टर बी की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला जो लॉरेंज बल होगा ना एफ बराबर में क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है कि अगर हमारे पास कोई क्यू आवेश है और भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा में से थीटा कोण अंतरित करता है या थीटा कोण पर गति करता है, तब वहां पे लगने वाला जो बल होगा ना उस पर कार्य करने वाला जो बल होगा, बल को हम एफ से प्रदर्शित करेंगे और बल बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये इसका परिभाषा हो गया और इसका सूत्र भी यहाँ पे आपको निकल के आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस पर बेस्ड जो है आपके न्यूमेरिकल जरूर ही पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जरूर इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा और इसकी परिभाषा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया लॉरेंज बल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ठीक है। एम्पियर का परिपथीय नियम जो है हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको भी समझ लीजिए। इसके उत्तर में लिखना है आपको, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी से प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा के म्यू नॉट गुना होता है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये होता है हमारे पास एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार क्या बताया गया था, किसी बंद परिपथ में सीमा के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना उसका रेखीय समाकलन नेट धारा के म्यू नॉट गुना होगा, ठीक है। यही हमने बताया गया था, जिसको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी इंटू में डीएल बराबर म्यू नॉट इंटू में आई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आई के म्यू नॉट गुना यानी कि म्यू नॉट के साथ आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से भी आप दर्शा सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कोई चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पे हम बंद परिपथ की कल्पना करते हैं, तो यहाँ पे आर दूरी पर हमारे पास क्या है, आर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है और यहाँ पे सूक्ष्म इसकी लंबाई है डीएल है और ये हमारे पास रेडियस इसका आर है। तो इस तरीके से हम इसे दर्शा सकते हैं कि इससे जो मिलने वाला सूत्र है हमें ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ एम्पियर का परिपथ या नियम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व उसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। इस प्रश्न में आपको लिखना है, किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, ये बल कैसा बल होता है, ध्यान से समझिए। ये आघूर्ण क्या है, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको ध्यान से समझिए। किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय बल आघूर्ण किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण वह बल आघूर्ण होता है जो इस द्विध्रुव को एक समान एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। ठीक है, तो ये होता है इसकी परिभाषा, यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक याद कर लेंगे तो इसकी परिभाषा हो गई। उसके बाद से चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर नहीं होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके फार्मूला की बात करें तो टाउ मैक्स बराबर हो जाता है m × में भी, तो ये हमारे पास इसका सूत्र निकल के आ जाता है। ये हो गया हमारे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बायो सेवर्ट के नियम को समझाइए। ठीक है, बायो सेवर्ट के नियम को हमें समझाना है, तो देख लीजिए इसका उत्तर। 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक 2 वैज्ञानिकों ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए 2 वैज्ञानिक, जिनका नाम बायो और सेवर्ट था, 1820 ईस्वी में इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए ताकि उन्हें पता चल सके कि चुंबकीय क्षेत्रों में क्या क्या अभी चीजें हैं जिसे हम डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे लिखना है, इस प्रयोग में उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश का मतलब डेल्टा डीएल ले सकते हैं या डीएल ले सकते हैं, ब्रैकेट में हमने डीएल रखा है, या डेल्टा एल लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है अल्पांश भाग अल्पांश लंबाई। ठीक है, छोटी सी लंबाई के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र को हम डेल्टा बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र लिया जा रहा है, अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अल्पांश यहाँ पे लंबाई है तो अल्पांश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो निम्न सूत्रों पर निर्भर करता है, इसे बताया गया है कि जो डेल्टा बी होता है ना, इन निम्न सूत्रों पर निर्भर करता है। तो ये हमारे पास सूत्र दिया गया है, इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। बायो सेवर्ट के नियम से जो निगमित सूत्र होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे सवाल बनते हैं, या ये बायो सेवर्ट का नियम जो है हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो जो डेल्टा बी होता है ना, वो किस किस चीजों पर निर्भर करता है, ध्यान से देखिए। डेल्टा बी बराबर होता है μ0/4 I डेल्टा एल साइन थीटा अपन में r स्क्वायर। डेल्टा एल की जगह पे हम डीएल भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो इससे घबराना नहीं है। जो डेल्टा एल है हमारे पास अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास इसका सूत्र, और ये इन सब पर डिपेंड करेगा। जो डेल्टा बी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा आई के, जो डेल्टा बी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा एल के, जो डेल्टा बी होगा वो एंटी प्रोपोर्शनल होगा एंटी प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। तो इस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, नति कोण तथा दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नति कोण तथा दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर लिखना है। सबसे पहले नति कोण हेडिंग देंगे, इसके बारे में समझेंगे, उसके बाद दिक्पात कोण। ठीक है, नति कोण क्या होता है? नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय याम्योत्तर से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीई की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ठीक है, तो जो नति कोण होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाला कोण होता है। तो ध्यान से समझिएगा, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। ठीक है, ये नति कोण कहलाता है। दिक्पात कोण की बात करें तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बनने वाला जो न्यून कोण होता है उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दिक्पात कोण की परिभाषा आप याद रख सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो में बताए गए 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपके 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किसी में भी ये प्रश्न आ सकता है, तो इन सभी प्रश्नों को तैयार करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जाइएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं बताते रहूंगा इस चैनल
के माध्यम से और सारे क्वेश्चन को अगर आप तैयार करते जाएंगे तो आपकी धीरे धीरे तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितनी चीजें हैं उतनी चीजें तैयार करते हुए चलिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपकी बहुत ही हेल्प हुई होगी। तो अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी और मैं थोड़ा सा मोटिवेट होकर के आपके लिए ज़्यादा काम कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।